हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन कूलॉम्स लॉ। बच्चों, कूलॉम्स लॉ पर कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे होता है, आसान तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें तथा जो लोग चैनल पर नए हो वो इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन कूलॉम्स लॉ। सबसे पहले बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमारे दिमाग में क्या माइंड मेकिंग होना चाहिए, पहले उसको हम समझ लेते हैं। कोई बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है पहले दिमाग में आपको बना लेना चाहिए। फॉर्मूले के बाद आपको उसमें जो भी क्वांटिटी दिया गया है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, क्या उसका यूनिट सेम है कि नहीं है। पहले यूनिट को या तो हम सीजीएस में बदलते हैं, मतलब कोई एक सिस्टम में बदल देते हैं, या एमकेएस में बदलते हैं। जनरली हम एमकेएस एसआई यूनिट्स में ही यूनिट्स को हम लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम एमकेएस में ही जनरली इसको बदलते हैं। तो पहले यूनिट सेम कर लेना चाहिए। उसके बाद से आप फार्मूले पर, अगर फार्मूला है तो फार्मूले पर रख लीजिए, या कोई उसमें अलग से कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स लगाना है तो उसका यूज करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम इन सब क्वेश्चन में क्या क्या पूछे जाएंगे पहले उसको देख लेते हैं। किस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो बच्चों, ये कूलॉम्स लॉ है। आप जानते हैं कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो चार्जेज है और उनके बीच का डिस्टेंस r है तो उन चार्जेज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में r स्क्वायर होता है। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। क्योंकि थोड़ा सा ये फॉर्मूला छोटा हो जाए, अब इसके बाद हमें फिगर बेस्ड क्वेश्चन करना है तो उसमें काफी वेक्टर का यूज करना है, तो उसमें थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो हमारे लिए आसानी होगी। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू होता है कंप्लीट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। इस वैल्यू को आपके दिमाग में बना होना चाहिए। अभी आप लोगों का इनिशियल है या चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो बच्चों इसमें कुछ यूनिट्स के बारे में आपको जान लेना होगा कि 1 मिली कूलॉम किसको कहते हैं, तो 10⁻³ कूलॉम को 1 मिली कूलॉम कहते हैं। 1 माइक्रो कूलॉम किसे कहते हैं, 10⁻6 कूलॉम को हम 1 माइक्रो कूलॉम कहते हैं। 1 नैनो कूलॉम किसे कहते हैं, 10⁻9 कूलॉम को हम क्या कहते हैं, 1 नैनो कूलॉम। 1 पीको कूलॉम को हम क्या कहते हैं, 10⁻12 कूलॉम को हम 1 पीको कूलॉम कहते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं दिया गया रहेगा। अगर इतना दिया गया रहेगा तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ये सब मिली, माइक्रो, नैनो और पीको किस में बदल देना है, आपको कूलॉम में बदल देना है, जो कि ऐसे बदला जा सकता है। और देखिए, इसमें मात्र चार्जेज हैं। मान लीजिए इस के की वैल्यू तो ऑलरेडी ये इतना रहेगा, इतना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर है। न्यूटन मीटर और कूलॉम में ये है ही है, एमकेएस में ये है। बच्चों, इस फॉर्मूले का अगर यूज करना है तो बस चार्जेज दिए रहेंगे। चार्जेज या तो इन सब चीजों में दिया जा सकता है, इन सब में से किसी एक ही में रहेगा, ठीक है। या आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, तो डिस्टेंस भी या तो मिलीमीटर में दिया रहेगा, या तो सेंटीमीटर में दिया रहेगा, या तो डेसीमीटर में दिया रहेगा। चूंकि बच्चों ये चार्जेज की बात है, चार्ज बहुत छोटे छोटे ये क्वांटिटी होता है, तो उसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसमें देने की संभावना ज्यादा है। वैसे मीटर में भी दे सकता है, अगर 1 मीटर 2 मीटर अगर ऐसा दे तो ऑलरेडी ये मीटर में ही है, तो इसको कुछ बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किलोमीटर तो देगा ही नहीं, लेकिन अगर किलोमीटर भी देता है 1 किलोमीटर तो 10⁻³ मीटर होता है। तो अगर किलोमीटर, अगर इस तरह से दूरियां दे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस दे तो आप ऐसे बदल सकते हैं। तो बच्चों, पहले ये सब आपके माइंड मेकिंग होना चाहिए। अब उसके साथ ही अब हम स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे। इस फॉर्मूले पे ये पहले 3 क्वेश्चन है और अलग अलग टाइप के हैं। कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं पहले इसको हम देखते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इफ 2 चार्जेज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड -3 microcoulomb are placed at a distance of 3 centimeter, then find the force between them। बच्चों,
इसमें कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और सर इसको क्यों बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये टफ भी हो सकता है। कुछ लोग ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम दिया है, वहां पे माइनस दिया है, तो हम जब फॉर्मूला का यूज करेंगे तो वहां पे माइनस रखें कि ना रखें। अभी देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को मान लीजिए यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं और पहले क्वेश्चन में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये बच्चों की F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर होता है। यहां पे दिया गया है दो चार्जेस की वैल्यू दी गई है, दोनों चार्जेस में जो Q1 की वैल्यू दे दी गई है वो कितनी दी गई है बच्चों, 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम हुआ तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम लिख दोगे आप लोग। और Q2 की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे दूसरे चार्ज की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दिया गया है, -3 माइक्रोकूलम। और इसको आप लिख लेंगे -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम लिख लेंगे Q2 की वैल्यू। एंड जो डिस्टेंस दिया गया है R आपको वो कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर। तो अभी सेंटीमीटर को बताया गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, इसको आप लिख सकते हैं। अब आप इसको एमकेएस में बदल लिए, इन Q1 Q2 और R को आपने एमकेएस में बदल लिया और सिंपल इस फॉर्मूले पर रखें तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, K का वैल्यू अभी बताया गया कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब जब आप Q2 को लिखने चाहेंगे तो आप ये सोचेंगे कि ये माइनस के साथ Q2 लिखें, इस माइनस के साथ यहां पे Q2 लिखें कि इस माइनस को छोड़ के लिखें। बस यही इसी क्वेश्चन के इसी वजह से इसी शंका को दूर करने के लिए ये क्वेश्चन इसमें रखा गया है बच्चों। बाकी तो आप फॉर्मूला पर डायरेक्ट रखते आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये माइनस ले कि नहीं ले। तो बच्चों आपको जो कूलम्ब लॉ बताया गया है उसमें यह कहा जाता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their magnitudes, only their magnitude, साइन नहीं लेना है। जो ये फोर्स होता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पे मैग्नीट्यूड मतलब क्या, कितना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेना है, ये माइनस साइन नहीं लेना होता है। बस इस माइनस साइन ये बताता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो ये माइनस और प्लस ये बताता है कि दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्शन वाला लगेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो दोनों में क्या हो जाता, रिपल्सन फोर्स लगता। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से केवल हम फोर्स का नेचर पता लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर कौन सा साइन रखना है, यहां पे हमें नेगेटिव साइन नहीं रखना है, यहां पे डायरेक्ट हम लिख देंगे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और कोई कहेगा कि ये फोर्स कैसा लगेगा इन दोनों के बीच में, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। और अपान में R स्क्वायर रखना है, तो R के स्थान पे क्या होगा, ये वाला वैल्यू रखा जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बच्चों अगर आप चाहें तो इसको काउंट करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 9 2 3 है, 2 3 जा 6 और 9 जा 54, 9 6 54 और 54 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर प्लस 9 यहाँ पे है, माइनस 6 कितना हो जाएगा, -12 अपॉन में ये कितना हो जाएगा बच्चों 3, अब स्क्वायर है तो 3 3 जा 9। अगर यहां पर 9 नीचे आने वाला है तो आप ऐसे लिख भी सकते थे, 9 इंटू 2 3 जा 6, रख दीजिए, ये कट सकता है, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर -4 इसको लिख देंगे, 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिखा जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 6 ऊपर बचा और 10 टू पावर प्लस माइनस है तो प्लस ऊपर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना होगा, 9 में से -12 हो जाएगा तो 10 टू द पावर -3 होगा, और ये माइनस वाला प्लस ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 4। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 इंटू 10 टू द पावर 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 60 न्यूटन का फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा। और कैसा फोर्स होगा बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये पहला तो हो गया, दूसरा कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम देख ले बच्चों। चलिए, ये जो इसमें सेकेंड क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड पे, बच्चों ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर ये Q1 Q2 है और दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है,
जीरो से ज्यादा है। तो ये बताइए कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसका नेचर कैसा होगा। आपको ये पता लगाना है कि अगर ये केस दिया गया है तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। अपने दिमाग में सोचिए, बताइए कमेंट करके, ठीक है। और ये जब Q1 और Q2 है और ये इससे लेस कम है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो से कम है। जीरो से ज्यादा होने का मतलब क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो बच्चों, और जीरो से कम होने का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है बच्चों, तो आपको दोनों केसेस में ये बताना है, फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स इन बोथ केसेस। तो बच्चों अगर पहला केस इसका लिया जाए ये कि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है बच्चों। तो ये Q1 और Q2 जीरो से ज्यादा कब हो सकता है, जीरो से ज्यादा का मतलब क्या, पॉजिटिव, कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ भी चीज आए क्या है, पॉजिटिव आए। तो बच्चों अगर सपोज कर लीजिए कि यहां पे Q1 आप क्या ले लेते हैं, माइनस में कुछ ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव कब आएगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो, ये भी प्लस में 2 कूलम का आवेश हो, चार्ज हो, और ये सपोज कर लीजिए कि +3 कूलम का आवेश हो। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये प्लस में 6 कूलम आएगा, 6 कूलम स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, 2 3 6 6 कूलम स्क्वायर आएगा। अगर बच्चों आप जरा ध्यान दें कि अगर दोनों को नेगेटिव भी हम ले लें कि -2 कूलम ले लें, -3 कूलम ले लें, अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस अगर दोनों को गुणा किया जाएगा तो इस केस में अगर ये Q1 है ये Q2 है तो इस केस में भी प्लस कितना आएगा, 6 कूलम स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर एक को माइनस कर ले, एक को माइनस करें 2 कूलम और दूसरे को प्लस में 3 कूलम कर ले, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस और माइनस हमेशा किस में होता है, माइनस होता है, -6 कूलम स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये वाला इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब कि इस जो Q1 Q2 की जो वैल्यू होनी चाहिए, Q1 Q2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ये कह रहा है। और ये माइनस आ जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, जीरो से कम होता है। यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो ये माइनस ही रहेगा। तो अगर ये माइनस में है तो ये वाला वैल्यू नहीं, तो ये वाला केस इससे क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ये चार्जेस का जो पेयर होगा वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, केवल ये पहला केस फुलफिल कर सकता है और ये दूसरा केस फुलफिल कर सकता है। तो बच्चों आप देखिए, अगर इस केस को भी ले चाहे इस केस को ले, इन दोनों में से कोई एक केस लिया जाए तो आप क्या बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा बच्चों, ये पॉजिटिव, दोनों लाइक चार्जेज है और दोनों में क्या होगा बच्चों, रिपल्सन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहां पर भी ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, दोनों लाइक चार्ज हो गए और दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो बच्चों अगर इस तरह का कोई केस है तो इसमें बस या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों निगेटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव भी हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर दोनों निगेटिव भी हैं तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो आपने इस तरह से देख लिया और यहां पे तब इसका आंसर, इस सारे डिस्कशन के बाद इसका आंसर क्या कर सकते हैं कि श्योर हो गया कि अगर इस तरह का केस है कि अगर किसी दो चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन जीरो से ज्यादा है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेज इज ऑलवेज, अगर ऐसा केस है तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दूसरा केस क्या कह रहा है बच्चों कि अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, Q1 और Q2 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो, जीरो से लेस हो, यानी कि Q1 Q2 कुछ भी हो निगेटिव में हो, कुछ भी क्या हो, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जीरो से छोटा मतलब क्या, निगेटिव में हो। निगेटिव में कब हो सकता है बच्चों, कोई दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन क्या हो, निगेटिव में कब हो सकता है, या तो ये माइनस में हो और ये प्लस में हो तब निगेटिव होगा। या एक ऐसा भी केस बन सकता है कि पहला वाला Q1 पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, निगेटिव हो, तब भी ये निगेटिव हो सकता है। तो आपको क्या बताया गया बच्चों कि अगर दो चार्जेज है और अपोजिट चार्जेज है तो अपोजिट चार्जेज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इस केस में भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इस केस में भी दोनों एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो जब कभी ये ऑप्शन आए तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चों वो क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा।
तो ये जो केस होगा वो अट्रैक्टिव का होगा और ये जो केस होगा वो रिपल्सिव का होगा। कई बार इस तरह से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में या बोर्ड में पूछा गया है, तो आप जरूर इन बातों पर ध्यान दें। तो ये तो दूसरा क्वेश्चन हुआ बच्चों। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? तीसरा क्वेश्चन पूछो बच्चों, ये पूछा गया है कि इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r इज f, अगर कोई दो चार्जेज है, कोई भी Q1 Q2 ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई दो चार्जेज Q1 और Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? F लग रहा है। देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेज इज डिक्रीज्ड बाय हाफ, both charges is decreased by half of initial and distance will be twice of initial। कह रहा है बच्चों, पहले ये जो थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर कोई दो चार्जेस Q1 और Q2 हो और सपोज कीजिए कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, तो इन दोनों के बीच में F फोर्स लग रहा है। दूसरा कंडीशन ये कहा जा रहा है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि ये Q1 फोर्स हो और ये Q2 फोर्स हो। अब ये Q1 नहीं रहा, दूसरे केस में क्या कह रहा है कि ये जो चार्जेज है ये पहले से क्या हो जाए? इनिशियल के क्या हो जाए? हाफ हो जाए। तो ये Q1/2 हो जाए और ये Q2/2 हो जाए और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया जाए? दो गुना कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए। तो बताइए कि अब इस पे जो न्यू फोर्स F डैश लगेगा दोनों के बीच में वो कितना हो जाएगा। तो अब इस फोर्स को इसके फॉर्म में हमें निकालना है बच्चों। कैसे निकलेगा? सबसे पहले इस F को क्या लिख सकते हैं? इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो सकता है? तो क्या होता है फोर्स का फार्मूला? K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर यहां पे हमने लिख दिया। अब इस केस में F डैश को आप लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? यहां पर भी फार्मूला वो K ही होगा। K तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं। यहां पे अब बाकी सारी चीजों को बदल दिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये Q1 यहां पे Q1 ना होकर Q1/2 है। Q1 बाई क्या है? 2 है। इनटू में ये जो Q2 भी है Q2 अपान 2 हो गया, आधा हो गया है। और अपान में क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो 2r है इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर इसको लिखा जाए तो ये K हो जाएगा बच्चों और ये K Q1 Q2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। वो Q2 बटे में 2 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? Q1 इंटू Q2 अपान में 4 अपान में इसको क्या लिख सकते हैं? 4r स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। सपोज कीजिए बटे में अगर कुछ नहीं दिया गया है तो 1 में आप लिख सकते हैं। अब देखिए 1 से किस में मल्टीप्लाई होगा बच्चों? इसमें, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर इसको इस तरह से लिखा जाए तो f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? K तो ये रहेगा ही K, और देखिए बच्चों Q1 Q2 ये होगा ही, तो K Q1 Q2 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 रह जाएगा, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 16, 4 4 जा 16 r स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा सेट करके लिखा जाए तो 1/16 को बाहर कर लीजिए तो इस बाकी बचा क्या? K Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। और आप देखिए बच्चों यहाँ पे K Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर कहीं है, ये K Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर है यहाँ पर, और इसको हम क्या कह रहे हैं? F कह रहे हैं। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं। तो F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसके स्थान पर F लिखेंगे तो F/16 हो जाएगा। मतलब कि पहले इन दोनों चार्जेज के बीच में जितना फोर्स लग रहा था, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम क्या कर दें? आधा कर दें और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा दें, तो पहले की तुलना में जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो 16 टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड हो जाएगा बच्चों। तो ये था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इससे ज्यादा टफ फॉर्मूले पर आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी सिंपली कोई बच्चों मान लीजिए कि अगर ऐसे आपको सवाल दे दे कि यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 8 न्यूटन का, तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा? तो बहुत आसानी से नीचे r स्क्वायर फार्मूला रखकर Q1 Q2 दिया ही है, K का मान जानते ही हैं, 8 न्यूटन दिया ही रहेगा, 8 न्यूटन, वेरी इजीली आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस तरह का क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर मैं बताऊंगा जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हो, कुछ आपको ट्रिक लगाना पड़े, आपको दिमाग लगाना पड़े। तो आपने देखा कि तीनों क्वेश्चनों में आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना था। ये तो नीट में पूछा गया है बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बच्चों इसी तरह से अगर फॉर्मूले पर भी एक और क्वेश्चन बताया जाए, वो मुझे याद आ रहा है कि वो जेई मेंस में पूछा गया है, आईआईटी जेई मेंस में पूछा गया है। अब उस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूं, लेकिन दिमाग में आ गया तो उसको मैं बता दूं। मान लीजिए वो चौथा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, इसमें देखिए बच्चों, दो आइडेंटिकल बॉल्स दे दिया जाएगा, ये मेटल दे दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। दोनों आइडेंटिकल है, एक ही तरह के मटेरियल के बने हुए हैं। दोनों पे जो चार्जेज है बच्चों वो क्यू और क्यू है। दोनों पर चार्ज क्या है, सेम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। अब आपसे ये कहा जाएगा बच्चों कि ये तो चार्ज स्फीयर है, दोनों पर चार्ज क्यू है, एक अनचार्ज स्फीयर होगा, एक क्या होगा, अनचार्ज स्फीयर होगा, और ये भी इन दोनों के आइडेंटिकल होगा। ये जो भी है, ये भी जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसी मटेरियल का ये बना हुआ है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, ठीक है ना। अब कहा जाएगा कि आपको इससे ले जाकर पहले इसको टच कराए, पहले वाले को, ये तीसरे वाले जो आपका मेटालिक स्फीयर है उससे, उसको पहले इससे हम क्या कराए, टच कराए। अब इसको हमने इससे क्या कर दिया, टच करा दिया। टच करा दिया तो आप जानते हैं कि ये हायर चार्ज है, हायर चार्ज टू लोअर चार्ज बॉडी की तरफ क्या होने लगेगा, चार्ज आने लगेगा। और कब तक आएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए। अगर ये आइडेंटिकल है तो पोटेंशियल समान कब होगा, जब दोनों पर चार्ज क्या हो जाए, बराबर आ जाए। अगर आइडेंटिकल के केस में आपको बताया गया था कि इक्विलिब्रियम का चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 प्लस Q2/2 होता है। तो अगर आप यहां पर लिखें तो पहले पर चार्ज इनिशियली कितना था, Q था, और दूसरे पर, इस पे तो कुछ नहीं था, 0 था, बटे में 2 करेंगे तो दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, Q प्लस 0 Q हो जाएगा Q/2। तो दोनों पर तब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे जब तक कि दोनों पर चार्ज क्या हो जाए, Q/2, और इस पे Q/2 ना हो जाए। तो बच्चों दोनों पर जब अब दोनों पर चार्ज कितना हो गया, Q/2 हो गया। अभी तो ये क्वेश्चन पर इससे टच कराया जाए, क्वेश्चन ही अभी कह रहा है, फिर इसको हटा लिया जाए, इसको इससे क्या कर दिया जाए, हटा लिया जाए। तो जब इसको इससे हटाया जाएगा बच्चों, तो अब इस पे चार्ज कितना बच जाएगा, Q/2 बच जाएगा। तो अब इस पे यहां से इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और कह रहा है कि जब इसके टच करा लिए, या आर ही डिस्टेंस पे दोनों अभी भी हैं, फिर ये तीसरा जो था, अब इसको लेकर तीसरे मेटालिक स्फीयर को अब इससे टच कराया जाए। तो बच्चों जब इससे ये टच करा दिया गया है तो दोनों पर चार्ज कितना आ गया है, इस पे भी Q/2 और इस पे भी Q/2। अब ये Q/2 लेकर इससे क्या हो रहा है, टच हो रहा है। पहले ये जो थर्ड स्फीयर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले ये दो स्फीयर थे, Q चार्ज थे, ये थर्ड स्फीयर को पहले इससे टच कराया गया, फिर इससे टच कराया गया, फिर इसको हटाकर क्या कर दिया गया, यहीं पर रख दिया गया। तो बच्चों उसके बाद इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। कि क्या क्वेश्चन है कि दो मेटालिक स्फीयर है, आइडेंटिकल है, एक तीसरा भी आइडेंटिकल है। पहले वाले पर दोनों पर, इस पे Q चार्ज था, इस पे भी Q चार्ज था। पहले इस तीसरे वाले को पहले इससे टच कराया गया, फिर इससे टच कराया गया, फिर यहीं पर लाकर रख दिया गया है। उसके बाद इन दोनों के बीच में अब कितना फोर्स लगेगा ये आपको बताना है। तो पहले जब इस पे टच कराया गया तो इस पे Q/2 और इस पे Q/2 आया, लेकिन जब इससे टच कराया जाएगा तब दोनों पे इक्विलिब्रियम का चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, इस केस में जो दोनों पे इक्विलिब्रियम का चार्ज हो जाएगा वो Q' अब इन दोनों का चार्ज जोड़कर अब बटे में 2 लिखेंगे। इस फार्मूले से अगर यूज किया जाए तो पहले पर चार्ज कितना है, Q, और दूसरे पर चार्ज कितना है, Q/2 और बटे में 2। अगर इसको जोड़ा जाए तो इसको 3Q/2 हो जाएगा ये, और बटे में 2 तो कितना हो जाएगा, 3Q/4। तो दोनों पर अब चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, कब इक्विलिब्रियम पाएगा, जब दोनों पर चार्ज कितना हो जाए, 3Q/4 हो जाए। अब इस पे Q से हट के कितना, 3Q/4, और यहां पर भी 3Q/4 हो जाएगा। अब इसको हटा लिया जाएगा। अब मान लीजिए कि इसको हटाकर फिर से यहां पर रख दिया जाए, तो ये तो 3Q/4 चार्ज यहां पर लेकर आ गया, लेकिन अब इस पे क्या बचा, इस पे चार्ज आधा हो गया और इस पे चार्ज मान लीजिए कि थोड़ा सा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा है। अब पहले वाले फोर्स की तुलना में अब इसके पर कितना फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये काउंट करना है। तो सबसे पहले बच्चों इस पे जब Q चार्ज था और इस पे भी Q चार्ज था, तो दोनों पे फोर्स कितना लग रहा होगा, उस केस में अगर हम निकालें तो फोर्स कितना लगेगा, K, दोनों पर चार्ज Q1 भी क्या था, यहाँ पे Q था, और Q2 भी आपका क्या था, Q ही था। तो K Q1 Q2 करेंगे तो Q इंटू Q और अपान में R², तो फोर्स कितना लगेगा इस पे, KQ² बटे में R²। ये तो पहला केस है।
अब कह रहा है कि जब इसको पहले इससे टच कराया गया, फिर इससे टच कराया गया, तब जब ये दोनों केस लिया गया तो दोनों पर चार्ज कितना हो गया बच्चों, इस पे q/2, यहां पे आपने निकाला q डैश, इस पे कितना हो जाएगा 3q/4। अब इस केस में अगर ये न्यू फोर्स इन दोनों के बीच में निकाला जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों f डैश। अब इस केस में जो फोर्स होगा वो f डैश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, k तो बदलेगा नहीं, k तो k ही रहेगा। q1 कितना हो जाएगा q/2 और q2 कितना हो जाएगा 3q/4 और बटे में डिस्टेंस तो वही है बच्चों, तो r ही स्क्वायर रहेगा। तो इस केस में हम इसको f डैश को क्या लिख सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं k, पहले k q स्क्वायर को आगे कर लीजिए और जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक जगह मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई, ऊपर 3 है, नीचे 2 और 4 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो k, q 2 बार है तो k q स्क्वायर और अपान में कितना है r स्क्वायर है, तो k q स्क्वायर अपान में r स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है बच्चों की f है। तो ये जो न्यू फोर्स f डैश होगा वो 3/8 हो जाएगा, किसका, पहले वाले जो फोर्स F लग रहा था उसका। तो ये जो न्यू फोर्स इस टच कराने के बाद जो इस पे फोर्स हो जाएगा वो कितना घट जाएगा, 3/8 टाइम्स हो जाएगा, किसका, पहले वाले का। पहले वाला ज्यादा लग रहा था और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देखें कि ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, आपने इसको भी अच्छे से समझ लिया। अब बच्चों इसके बाद हम इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कूलॉम्स लॉ पे। चलिए अब यहां पे दूसरा जो टाइप है इस पे ऑन इक्विलिब्रियम पर, अब पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों वो क्या पूछा गया है बच्चों, यहां पे पूछा गया है कि दो चार्जेज हो, एक 4q चार्ज हो और दूसरा चार्ज क्या हो, कैपिटल Q हो, तो और दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर रखे गए हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। इफ टू चार्जेज ऑफ 4q एंड q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज प्लेस्ड फॉर इट टू बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर ये दो चार्जेज रखे गए हैं यहाँ पे 4q के और यहाँ पे q कूलॉम के, मान लीजिए कूलॉम इसका यूनिट है तो ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। तो अब कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज, मान लीजिए कि कोई भी चार्ज Q ले लो, इसको हम कहां रख दें, यहां इन दोनों के बीच में कहीं रख दें कि इधर कहीं रख दें कि इधर कहीं रख दें, बताइए कि इस थर्ड चार्ज को कहां रखें कि इस पे इन दोनों के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसका सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब इन दोनों के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है इस पे, वो दोनों मिलकर क्या हो जाए, एक दूसरे को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज कर देंगे तभी तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे, टोटल फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि इस थर्ड चार्ज को कहां रखें। तो बच्चों अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से आप पता लगा सकते हैं कि इधर रखें कि इधर रखें कि बीच में रखें, मतलब बीच में रखें कि इस साइड रखें। अब ट्रिक जाने के पहले वो ट्रिक कैसे आया उसको पहले आप देख लीजिए। सपोज कीजिए बच्चों कि आपको कुछ नहीं पता है, आप यहां पे इस क्यू चार्ज को रखें, ये भी पॉजिटिव है, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो बच्चों क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये भी अपना जो इस पे फोर्स लगाएगा ये बाहर दूर ही इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों का फोर्स एक ही में हो जाएगा और जोड़ने पर हमेशा जो फोर्स होगा उसका मान कभी 0 नहीं हो सकता है। ये चार्ज इधर की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। अगर हम इस चार्ज को यहां पे रखते हैं तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, इसको रिपेल करेगा। दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और 4q भी इसको इधर की तरफ ही रिपेल करेगा। तो इधर भी ये जाते रहेगा, इस पे कभी दोनों फोर्सेस का मान जब एक डायरेक्शन में हो तो उनको जोड़ने पर कभी उन फोर्सेस की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है बच्चों, ठीक है। तब हम एक देखते हैं कि इनको बीच में कहीं रख दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे इसको रख दिया जाए, इस चार्ज को, तो ये वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो इस पे फोर्स लगाएगा इसको रिपेल करेगा तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और इसके वाला ये भी इसको रिपेल करेगा तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा
जहां पर इसके द्वारा इधर की तरफ जो फोर्स लगाया जा रहा है वो, और इसके द्वारा जो इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, दोनों बराबर हो जाएंगे और बराबर और एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और बराबर होंगे तो एक दूसरे से कट के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो बच्चों कोई भी चार्ज हो, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, अगर आप ये नेगेटिव ही चार्ज होता तब भी ये देखते कि अपोजिट ही होता। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव हमने लिया था, अगर ये नेगेटिव लेते तो क्या होता, ये वाला इसको अपने तरफ खींचने लगता, नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन हो जाता, ये पॉजिटिव है तो अपने तरफ खींचने लगता, और ये वाला अपने तरफ खींचने लगता। उसी पॉइंट पर फिर से दोनों की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू बराबर हो जाती और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती, और वहां पर न्यूट्रलाइज हो जाता और जीरो हो जाता। अगर इसी नेगेटिव को अगर हम कहीं, चाहे नेगेटिव चार्ज ले थर्ड को या पॉजिटिव को बीच में रखेंगे तभी ये जीरो होगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे माइनस आपने रख लिया, यहाँ पर माइनस रख लिया, तो ये भी अपने ही तरफ इसको खींचेगा और ये भी इसको अपने ही तरफ खींचेगा, फिर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा और इस पे फोर्स जीरो नहीं होगा। तो नेगेटिव भी चार्ज है तो बीच में ही रखना पड़ेगा, पॉजिटिव भी चार्ज है तो दोनों के बीच में ही रखना पड़ेगा। कब बीच में रखना पड़ेगा बच्चों, जब ये दोनों चार्ज जो आपको दिए गए हैं दोनों सेम नेचर को, ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो थर्ड चार्ज को कहां रखना पड़ेगा, बीच में। अगर ये भी नेगेटिव हो, अगर ये नेगेटिव होता और ये भी नेगेटिव होता, फिर भी हमें बीच में ही रखना पड़ता। अभी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, जो कि ये क्वेश्चन है, एक इसमें देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो थर्ड चार्ज को कहां रखा जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा। पहले आप समझिए कि अगर दोनों चार्जेस क्या हो, पॉजिटिव हो, तो थर्ड चार्ज को बीच में कहीं रखना पड़ेगा। माना बच्चों हमने यहां पे इसको रखा, इस थर्ड चार्ज जो क्यू है इसको यहां पर रखा, किससे, इस पहले वाले से x डिस्टेंस पे, मान लीजिए कि इससे x डिस्टेंस पे। यही पूछा जा रहा है कि ये कितना दूरी पर रखा जाए, इस पहले वाले से या दूसरे वाले से, तो हम x निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा कितना दूरी पर रखा जाए। ये x डिस्टेंस पर रखा बच्चों, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इसमें दिया रहेगा, यहाँ पे 1 मीटर दिया गया, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो अब यहां से यहां तक हमने x माना, तो ये बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा, टोटल 1 मीटर है और ये x मीटर है, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 माइनस x हो जाएगी। ये बची हुई जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस x मीटर हो जाएगी, ये बची हुई दूरी। अब आपसे कहा जाए बच्चों कि ये x की वैल्यू ही तो आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि इस केस में इस वाले की वजह से इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और इधर इसके इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से F4Q चार्ज की वजह से इधर की तरफ लग रहा है और Fq चार्ज की वजह से इधर की तरफ लग रहा है। तो बच्चों अब इक्विलिब्रियम में ये कब होगा, जब आपका मान लीजिए एक को पॉजिटिव लिया जा रहा है, F4Q चार्ज जो है, 4Q चार्ज के द्वारा इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये अगर इसको में से घटाया जाए किसको, Q चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है ये इधर की तरफ, इसकी वजह से अगर इन दोनों फोर्सेस को जोड़ने पे ये जीरो हो जाए तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, तभी तो ये तीनों क्या होंगे, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर ये F4Q से इस Fq को घटाएं और जीरो हो जाए तभी ये कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का। अगर इन दोनों को ऐसा रखा जाए तो ये कंडीशन क्या होता है इक्विलिब्रियम का, मतलब कि इसमें से इसको घटाए तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, F4Q इक्वल्स टू Fq, ये हो जाएगा, जीरो है इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों अगर ऐसा केस आए, इक्विलिब्रियम वाला केस आए, तो आप जो थर्ड चार्ज को रखने का तरीका तो आप जान गए, जहां पर भी रखेंगे ना वहां से इसके द्वारा इस चार्ज पर लगाया गया फोर्स बराबर हो जाता है इस दूसरे के द्वारा उसी चार्ज पर लगाए गए फोर्स के। और इसी फॉर्मूला का हम बार बार यूज करेंगे, अब इतना सोचेंगे नहीं, पहले हम क्या कर देंगे, इतना काम किए, ये यहां से x डिस्टेंस मान लिया, यहां से 1 माइनस x डिस्टेंस मान लिया। अब इस फार्मूले का यूज किया जाएगा तो पहले इन दोनों के बीच फोर्स देखा जाएगा कितना होगा। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होता है। हमें क्या फोर्स निकालने के लिए बस क्या चाहिए, दो चार्ज चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो आप चलिए F4Q निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, K, पहला चार्ज क्या है, यहाँ पे Q1 के स्थान पे 4Q है तो आप क्या लिख लेंगे 4Q। दूसरे Q2 के स्थान पे यहाँ पे देखिए ये Q चार्ज है तो यहाँ पे ये Q लिख लेंगे, बटे में दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने क्या यहाँ पे लिया, x लिया है तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख लेंगे। इसी तरह से अब आप इन दोनों के बीच का फोर्स लगाएंगे Fq जो इस पे फोर्स लगा रहा है। तो अगर इसको अगर लिखें बराबर करके तो यहां पर भी वही फार्मूला, दो चार्जेज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है तो पहले K लिखेंगे,
Q1 चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, और Q2 चार्ज क्या है, स्मॉल q है, और बटे में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 माइनस x है। तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, इस q से q कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, इसको इधर लेकर चले आइए, x वाले टर्म्स को इधर की तरफ, और जो फ्री टर्म्स है x से उसको एक तरफ कर लीजिए। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा बटे में x स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर जाएंगे 4 को, तो ऊपर 1 बचा हुआ है, 1/4 हो जाएगा। इसको कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, थोड़ा सा अगर इसको ठीक तरीके से लिखा जाए तो देखिए, ऊपर स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है। आपको हमेशा, मैं कह रहा हूं कि हमेशा ऊपर वाला भी स्क्वायर आएगा, नीचे वाला, इस वाले लाइन में हमेशा ऊपर भी स्क्वायर आएगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर आएगा। तो आप टोटल का स्क्वायर कर लीजिए, ऊपर नीचे टोटल का 1 माइनस एक्स अपान में x, और इस होल का आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। और आप ऐसा सोचिए, एक्चुअली जो नॉर्मली क्वेश्चन दिए गए होते हैं स्क्वायर आराम से बन जाता है, जिससे 4 का स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पे हम इसको 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इसका 2 का गुणा इधर और 1 में इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2x, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये x हो जाएगा। अगर इसको x वाले को एक तरफ लिखा जाए तो इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इसको इधर लेकर जाएंगे तो 2x प्लस में इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 2/3, और ये मीटर में है। तो x मतलब ये यहां से 4q से कितने दूरी पर हो, अगर ये 4q से 2/3 मीटर की दूरी पर इस क्यू चार्ज को रखा जाए तो इस पर लगने वाले दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहां से इसकी दूरी देखनी चाहें तो ये आपका, ये यहां से इसका दूरी कितना है, 1 माइनस x है, तो 1 माइनस x की वैल्यू जो आई रख के घटा दीजिए, 2/3 मीटर को घटा दीजिए, तो यहाँ पे 1/3 मीटर, मतलब इस वाले 4q से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 2/3 मीटर, और इस वाले से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 1/3 मीटर, जो कि लाजमी है बच्चों, क्योंकि अगर इससे ये ज्यादा चार्ज है और इस पे ये अपना ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ये छोटा चार्ज है, इस पे अपना कम फोर्स। अगर बीच में अगर कहीं रखे तो बीच वाले में इसका फोर्स इस पे इधर की तरफ ज्यादा लग रहा होगा और इसका इधर कम लग रहा होगा, तो यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इस केस में जब हम इसको जब छोटे वाले चार्ज की तरफ लेकर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर इसके द्वारा इस पे इधर की तरफ लगने वाला फोर्स इसके द्वारा इधर की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो आपने इसको समझ लिया होगा बच्चों कि अगर 2 सेम चार्जेज है तो थर्ड चार्ज को बीच में रखना पड़ेगा, पहले वाले से x डिस्टेंस, दूसरे वाले में जो डिस्टेंस दिया गया उसमें से x घटा देंगे और डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज करेंगे। और 2 चार्जेज तो हो ही गया, ये पहला चार्ज दूसरा चार्ज, तो k 4q q अपान में, ये सब अब छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, बस समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, FQ, अगर यहां पर भी ये Q चार्ज है, Q1 के स्थान पे Q, Q2 के स्थान पे स्मॉल q अपान में डिस्टेंस 1/x का स्क्वायर, आगे के लगाया है, ये बाकी सब कट जाएगा, केवल x और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगा। थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन करेंगे, वेरी इजीली x की वैल्यू निकल आएगी और आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें बच्चों दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको हम देख सकते हैं। सेम चार्जेज हो, अगर ये सेम चार्जेज हो तो थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे बच्चों, बीच में रखेंगे। ये वाला ट्रिक आप क्या रहे, याद दिमाग में रहे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, और अभी इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस इक्विलिब्रियम पे हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, इसको हम देख लेते हैं कि ये कह रहा है कि 2 चार्जेज है, एक 1 कूलम का चार्ज है और एक -9 कूलम का चार्ज है। एक 1 कूलम का चार्ज है, एक -9 कूलम का चार्ज है। बच्चों अब इस केस में कह रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 1 मीटर भी। इस केस में भी जो डिस्टेंस वो कितना दिया गया, 1 मीटर ही दिया गया। अब कह रहा है बच्चों कि अब बताइए कि थर्ड चार्ज को कहां रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो इस वाले केस में अगर आप देखिए बच्चों, अगर इस वाले केस में कहीं पर भी हम अगर इस Q चार्ज को रख दिया जाए, जो थर्ड चार्ज Q है, अगर इसको यहाँ बीच में रख दे तो आप देखेंगे कि जो फोर्स होगा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आएंगे, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। कैसे, ये वाला देखिए, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, इसको अपने तरफ खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, आप देख रहे हैं। अगर इसको पॉजिटिव Q लिया जाए थर्ड चार्ज को तो यहाँ पॉजिटिव रखा गया तो ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये प्लस वाला इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा।
ठीक है। तो दोनों का फोर्स क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो बीच में रखेंगे, कहीं पर भी रखेंगे, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो जाएगा और कभी इस पे फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लीजिए कि ये थर्ड चार्ज को अगर निगेटिव भी लेते हैं फिर भी जीरो नहीं होगी। मान लीजिए कि माइनस क्यू रख लिए आप माइनस क्यू रखे तो ये माइनस वाला इसको इधर की तरफ रिपल करेगा और आपका ये जो प्लस वाला है माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों का फोर्स सेम हो जाएगा। इस केस में भी अगर नेगेटिव भी लेते हैं तो बीच में रखने से इस पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। तो इस केस में इस थर्ड चार्ज को हम कहां रखें कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो दोनों में या तो हमें इधर रखना पड़ेगा, इधर रखना पड़ेगा। किधर रखना पड़ेगा आप ध्यान से समझिए बच्चों, हम इस थर्ड चार्ज को उधर रखते हैं जिधर इन दोनों चार्जेज में से, इन दोनों चार्ज इसमें और इसमें से जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो उधर की तरफ इस थर्ड चार्ज को रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड की बात है, साइन की -9 1 से कम होता है। अगर आप इस तरह देखें कि आप -9 रुपया आपके पास है और 1 रुपया मेरे पास है, तो 1 से तो वैसे जनरली अगर साइन को ध्यान में रखा जाए तो 1 ज्यादा है -9 से, लेकिन अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाए, माइनस साइन को हटा दिया जाए तो ये 9 बड़ा है 1 से। तो मेरे कहने का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उधर की तरफ रखा जाए। तो मैग्नीट्यूड देखिए 1 कूलम का क्या है, छोटा है। इस थर्ड चार्ज को किस साइड में रखना पड़ेगा, इसके साइड में रखना पड़ेगा। तो यहां से किसी एक एक्स डिस्टेंस यहां से इसके किसी एक्स डिस्टेंस पर हमने क्या कर दिया, रख दिया 1 कूलम से एक्स डिस्टेंस पे इस थर्ड चार्ज को रखा। अब x की वैल्यू हमें यहां पे क्या करनी है, काउंट करनी है। देखिए बच्चों, यहां से तो ये x डिस्टेंस पता चल गया, लेकिन इससे इसका डिस्टेंस कितना है अगर इसको जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये x है और यहां से ये दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो ये x और 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 + x मीटर हो जाएगा। इस तरह से ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा 1 + x मीटर हो जाएगा। और यहां से ये दूरी क्या ले ली गई है, x मीटर ले ली गई है। इक्विलिब्रियम में कब होगा बच्चों, जब इस वाले के द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स बराबर हो जाए इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स के, और वो क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। अपोजिट होगा भी, अगर देखिए बच्चों ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये -9 कूलम वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये प्लस है ये भी प्लस है तो ये प्लस वाला इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। अपोजिट तो आपने देख लिया कि दोनों के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, अपोजिट है। तो एक को दूसरे के बराबर भी होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि हम लिखें तो फोर्स 1 कूलम वाले चार्ज के द्वारा बराबर हो जाए किसके, फोर्स -9 कूलम वाले चार्ज के बराबर हो जाए, तभी तो ये केस बन सकता है। तो इस केस में अगर फोर्स लिखने के लिए हमें चाहिए क्या बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 अपान में R स्क्वायर। के का वैल्यू तो पता रहेगा, Q1 Q2 और R चाहिए। तो यहाँ पहला कूलम पहला जो चार्ज है 1 कूलम है और दूसरा चार्ज पता ही है। इस केस में पहला चार्ज और दूसरा चार्ज पता ही है, हम लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो अगर इस फोर्स को हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 चार्ज कितना है 1 कूलम का, और Q2 कितना है Q, और अपान में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जब इन दोनों के बीच का फोर्स लिखा जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन, केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, माइनस साइन नहीं लेते हैं क्योंकि हमने डायरेक्शन इसको दिखा रखा है, ठीक है ना। तो ये माइनस साइन नहीं लिया जाएगा। Q1 चार्ज कितना है 9 कूलम का, तो 9 लिख देंगे, और ये Q2 चार्ज कितना है Q है, तो यहाँ पे Q लिख देंगे, बट्टे में दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस देखा जाएगा तो 1 + x मीटर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। जो कट रहा है उसको काट दीजिए बच्चों, Q से Q कट जाएगा, K से K कट जाएगा। अब देखिए, अब न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ और x वाली वैल्यू एक तरफ कर लीजिए। 1 + x, देखिए ये इस केस में भी 1 + x का स्क्वायर आया, नीचे x का स्क्वायर आया, दोनों स्क्वायर में है, तो हम कंप्लीट होल स्क्वायर कर देंगे इसका, 1 + x अपान x का होल स्क्वायर कर देंगे, और इधर क्या बचेगा 9 बचा, और ये 1 इसके नीचे आएगा तो 9/1। अगर हम इसको भी होल स्क्वायर लिखना चाहे तो 3/1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, 9 को 3/1 का होल स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 + x, इधर कितना हो जाएगा 3x। अगर इसको यहाँ पे ठीक से सॉल्व किया जाए तो इसको x को इधर लेकर जाया जाए तो x1 = कितना हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो घटेगा तो 2x हो जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर। मतलब कि इस वाले चार्ज को इस 1 कूलम चार्ज से कितना दूरी पर रखा जाए 1/2 मीटर पे। तो इससे तो 1/2 मीटर, तब इससे कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका 9 कूलम से कितना डिस्टेंस हो जाएगा 1 + x कितना हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2 मीटर पे। इससे इसको 3/2 मीटर पर रख दिया जाए इधर की तरफ और इससे इसको 1/2 मीटर पर रख दिया जाए तो फोर्सेस की वैल्यू इस पे लगने वाला जो टोटल दोनों की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये चार्ज किस में हो जाएगा बच्चों इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे कूलॉम्स लॉ पर और लॉमीज थ्योरम पर क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। बच्चों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि आपके लिए मेहनत किया गया है, तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं बच्चों, बाय बाय, टाटा।